हर बंदा T20 खेलना चाहता है, इवन के जो T20 के कैलिबर का प्लेयर नहीं है वो भी चाहता है कि जी मैं T20 खेलूं। अगर ये भी इतनी लीगें खेल रहे हैं तो इन पे मैं समझता हूँ इनको 110% पाकिस्तान टीम में जाके परफॉर्म करना चाहिए। हार्ड वर्किंग और एक यूनिटी और एक सोच जब ये लेके टीम उतरती है और फिटनेस लेवल सबका एक जैसा होता है तो मैं समझता हूँ फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. हमें अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि कभी कभार हमारी जो पॉडकास्ट अपलोड करने की इंटेंसिटी है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। फ्लक्चुएशन का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूजुअली आई एम ट्रैवलिंग, जिसकी वजह से हमारी कुछ जो पॉडकास्ट हैं वो आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी फिल्म हो रही होती हैं, यूएस में भी फिल्म हो रही होती हैं, या जहाँ जहाँ हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पॉडकास्ट फिल्म करें। In today's episode, we are going to witness a phenomenal cricketer. क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए सो इनकी जो जर्नी रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है एंड आज इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ऑल राउंडर मिस्टर अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ रज़ाक भाई। इट्स सो गुड टू सी यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट पहले तो। जी एंड आपका सो फार यूएसए का जो ट्रिप है ये कैसा जा रहा है? बहुत आउटस्टैंडिंग, और इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरह हमारा टेक्सास सुपर लीग, टेक्सास बेसिकली टेक्सास क्रिकेट लीग होना चाहिए, और जैसे इसके इवेंट हुए और जैसा रिस्पॉन्स आया तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लीग है इंशाल्लाह यूएसए में जब होगी तो यूएसए के जो प्लेयर्स हैं, यूएसए के जो बॉर्न जिनको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, जब वो देखेंगे कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर यहाँ पे इनको रन कर रहा है, एकेडमीज़ बनेंगी, तो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए यूएसए को बड़ा फ़ायदा होगा। रज़ाक भाई थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेंशन किया अबाउट टेक्सास सुपर लीग। टेल अस अबाउट हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये किस तरह आप तक ये लीग का आइडिया पहुंचा एंड आपने कब डिसाइड किया कि आपको इस लीग का पार्ट बनना है? जहांज़ेब आलम भाई जो हमारे काफ़ी 2 साल से मैं जानता हूँ, और इन्होंने केपीएल में भी पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एसपीएल में भी, और कोई ज़्यादा कोई इनके साथ कोई गेट टुगेदर नहीं हमारा हो सका पाकिस्तान में, क्योंकि वो भी बिज़ी थे, हम भी बिज़ी थे, पर मीटिंग्स काफ़ी हुई हमारी। तो इनको काफ़ी शौक़ था क्रिकेट का, और ये केपीएल में भी इन्होंने चाहते थे, फिर केपीएल में भी आए और वहाँ से फिर एसपीएल में भी इन्होंने एक टीम ली और काफ़ी स्पॉन्सर किया और बड़ा अच्छा सपोर्ट किया क्रिकेट को। मैं समझता हूँ जो ऐसे लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है तो वो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो जब मुझे पता चला कि अमेरिका आ गए हुए हैं तो मेरा इनसे कोई रब्ता नहीं था, और जब इन्होंने मुझे मैसेज किया तो फिर इन्होंने कॉल की तो मुझे इन्होंने आइडिया दिया, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि एकदम से आपको अभी रिसेंटली आप मूव्ड हुए हैं ह्यूस्टन में, तो बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है ना। तो मैंने इसको नॉर्मल लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे आप देखें तो मुझे बताइएगा। तो मेरी इतनी बात हुई तो फिर इनकी कॉल आ गई। अब इनकी कॉल आ गई कि जी हम ये इसको करने जा रहे हैं, तो मैं फिर सरप्राइज़, मैंने कहा ये तो वाकई सीरियस ही हो गए हैं। इनको तो मैं समझ रहा था वैसे मजाक ही है, चलो एक हो सकता है बंदा एक आइडिया सोच रहा होता है। तो फिर उन्होंने कहा जी हम ना जूम मीटिंग करेंगे। तो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, तो जब जूम मीटिंग का इन्होंने कहा ना तो मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ कि मैंने कहा नहीं, ये जूम मीटिंग में जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो आम तो नहीं होंगे। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये आइडिया शेयर किया, और फिर उन्होंने कहा जी आप कब अवेलेबल हैं? तो मैंने कहा जी मैं इस तरह अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे अब ला सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम बताते हैं। तो ये हमारी बातचीत हुई, और इनको मैंने कहा जी मैं जिस तरह की गाइडेंस चाहिए मैं आपको देने के तैयार हूँ। तो फिर भी डाउट था। अच्छा, मेरे तक मतलब आपको कंफर्म नहीं हो रहा था या श्योर नहीं थे आपकी लीग वाकई में स्टार्ट होने लगी? बातचीत हुई है ना, तो अगर जब तक टिकट ना आए तो कंफर्मेशन ना आए, कुछ चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन ना डिसाइडेड हो, तो फिर थोड़ा सा बंदा कहता है कि यार कि ऐसे हवा में ना बातें हो रही हो। पर जहांज़ेब भाई को मैं जानता था पर्सनली, क्योंकि ये इनको जो शौक़ जिस पे पड़ जाते हैं ना ये भी पूरा करके छोड़ते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब ये टिकट आई तो उसके बाद मुझे एकदम से मैंने कहा अब तो ट्रैवल करना पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए इट्सेल्फ बिल्कुल दुनिया का दूसरा जी हिस्सा आप सोचते हैं
कि यार लाहौर से आप कैसे निकलेंगे, आपका ट्रांजिट कहाँ पे होगा, दुबई या कतर या इस्तांबुल, तो फिर उसके बाद आपने 12-13 घंटे की फ़्लाइट का जब सोचते हैं तो डेफिनेटली सारी लाइफ गुजर गई ट्रैवलिंग में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो जो होता है ना, एक शौक़ नहीं होता ट्रैवलिंग करने का, पर ये कमिटमेंट्स ऐसी है कि जब एक बंदा बात कर देता है, स्पेशली मेरी अपनी ये है कि मैं कोई भी बात करता हूँ जी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये करनी ज़रूरी है। अच्छा रज़ाक भाई, अभी हमने देखा कि अगर हम क्रेडिट देना चाहें लीग्स का तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमें आईपीएल को देना चाहिए क्योंकि दे वर द ट्रेंड सेटर्स स्टार्ट में। लेकिन उसके बाद हमने देखा ये जो लीग्स बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अब भी आप देखेंगे तो हर महीने किसी ना किसी मुल्क में कोई ना कोई लीग स्टार्ट हो रही होती है। सबसे पहले तो स्पेसिफिक अगर बात करें तो 2-3 ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि लीग्स का जो है वो ट्रेंड एक तरीके से स्टार्ट हो गया और एक से बढ़कर एक लोग लीग को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं और फेमस भी हो रही हैं क्रिकेट लीग्स? देखिए आईपीएल की अगर बात कर रहे हैं तो आईपीएल ने तो जो एक पैसे की आपको होती है ना डिज़ायर होती है कि पैसा मैंने कमाना है, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अब प्लेयर के माइंड से पैसों का तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वहाँ पे इतना फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाती है। अब अगर आपने एक आईपीएल का सीज़न खेल लिया है तो उसके बाद मुझे नहीं समझता कि वो लगता कि किसी प्लेयर को कोई पैसों की ज़रूरत होगी। फिर उसका अपना पैशन है, उसका अपना शौक़ है, जो पोटेंशियल है उसको अपनी क्रिकेट के लिए उसमें फोकस होना पड़ता है। तो उसके बाद ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में दरअसल हर चीज़ की एक इंटेंशन होती है कि आप आईपीएल या पीएसएल या कोई भी बीपीएल जो भी सारा कुछ करवा रहे हैं, बिग बैश है सारा कुछ, उसका क्या इंटेंशन है। तो ये जो बहुत ज़रूरी है, जो मैनेजमेंट होती है ना, उसका बहुत ज़रूरी है कि आप किस वजह से ये करवाना चाह रहे हैं। तो वो जो है उनकी इंटेंशन बिहाइंड थी, उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट भी किया, पर इससे जो इफ़ेक्ट हुआ है मैं समझता हूँ वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया अबाउट टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट, आपने ट्रांजिशन देखी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू ओडीआई एंड टी20s। थोड़ा सा इस ट्रांजिशन के बारे में बताएं। प्लेइंग इन 1990s अर्ली 2000s, कैसी थी ये ट्रांजिशन एंड प्लेयर्स के लिए कितना एक्सेप्टेबल था इन सारे फॉर्मेट्स को अडेप्ट करना और इसमें परफॉर्म करना? देखिए ये जो ना एक सर्कल चल रहा है, और जब हम 96 में हमारा डेब्यू हुआ तो हम समझते कि जैसे ये सर्कल ख़त्म होना ही नहीं है, हमारा तो अब स्टार्ट हो गया जी, पाकिस्तान टीम में आ गए हम। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब हमारे से पहले जो थे वो पीछे हटे, हम आगे आए। तो जब हम हटे तो फिर ये टी20 क्रिकेट जो है ना ज़्यादा रूज पे आई है, और उसके बाद ये हुआ कि जो क्रिकेट का जो एक स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि हर बंदा टी20 खेलना चाहता है। इवन के जो टी20 के कैलिबर का प्लेयर नहीं है वो भी चाहता है कि जी मैं टी20 खेलूं। तो काफ़ी मिसालें हैं हमारे पास, देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उनके पास इतना पोटेंशियल नहीं है क्योंकि टी20 क्रिकेट वेरी फास्ट है जी। इसमें आपको पहले बॉल से ही छठे गियर या सातवें गियर पे खेलना पड़ता है। तो ये आपको टाइम नहीं है कि आपने सेट इन होना है, देखना है, फिर जाके आके हिटिंग करनी है। तो इसका फॉर्मेट ऐसा है। और आपने देखा जितने जितने बड़े प्लेयर टी20 के, क्रिस गेल हो गया, अगर वो खेलता है तो वो फिर पहली बॉल से शुरू हो जाता है। तो ये क्रिकेट को मैं समझता हूँ जब हम हटे, जब हमारा एक टर्नओवर था, तो जब नए प्लेयर आए तो उनको इतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, क्योंकि ना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली ना उन्होंने वनडे खेली, सीधा जंप इन किया टी20 में जी। और टी20 में परफॉर्मेंस के बाद वो टेस्ट मैच भी खेल रहे होते हैं और वनडे भी खेल रहे होते हैं। तो ये जो सर्कल है ना, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अनजस्टिस है ये क्रिकेट के साथ, और ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा रज़ाक भाई, बीइंग अ सेलेक्टर योर सेल्फ इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे इन लीग्स के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करने से फ़र्क पड़ता है, या आपको लगता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो मज़ीद इन्हांस होती हैं या पॉलिश होती हैं? देखिए ये जो क्रिकेट है ना, जब आप खेलते हैं तो आप वेस्ट होते हैं। आपकी बॉडी जो है ना, जैसे एक गाड़ी है ना, जब वो चलती रहती है उसके पार्ट्स वगैरह घिस जाते हैं, तो ये प्लेयर का भी ऐसा ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैचेस खेल रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग कर रहा हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और उसके बाद मैं बिल्कुल जब उसकी मेरा फिटनेस लेवल और अच्छा होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हर प्लेयर के साथ ऐसा होता है। ये मैं अपनी नहीं बात कर रहा। एज 37-38 ये आपकी आखिरी होती है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा फिट हैं आप फॉर बैट्समैन वाइज, अगर बैट्समैनों के लिए, तो आप 2-3-4 साल खेल सकते हैं। तो हमने स्टीवा को देखा है और गिलक्रिस्ट को देखा है। एज 36 में वो उन्होंने स्टीवा जो थे वो 38 थी शायद,
उनकी एज में 39, उन्होंने कहा जी मैं क्रिकेट जो प्रेशर है वो जो स्टे नहीं कर सकता, मैं इंजॉय नहीं कर रहा, उसने छोड़ दिया। और हमारे पास वसीम अकरम थे, वो भी इन्होंने छोड़ दिया। ये इतने बहुत सारे मसाले हैं हमारे पास। तो ये यही क्रिकेट का है कि ये क्रिकेट ईजी नहीं है। आप वक्त के साथ आपके भी ये पार्ट्स हैं ना घिसते हैं, तो आपको फिर इसके रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकते आप। जी सर, रज़ाक भाई, जब आपने डेब्यू किया तो आपके जहन में ऐसे कौन से प्लेयर्स थे एंड आप किसकी परफॉर्मेंस को देखते थे जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए कि आपको क्रिकेट में आना है स्पेसिफिकली, या खुद से आपको शौक था क्रिकेट में आने का? देखें ज़ाहिर भाई, बड़ा इजी है। अब हम यहाँ पे तो मैं 5 मिनट में कह दूँगा ये हुआ, पर ऐसा नहीं होता। 92 का वर्ल्ड कप, और उससे पहले मैं आमिन मोहल्ले में खेलता था, ना कोई खिलाता भी नहीं था और बैठे रहते थे बस। 92 के वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता तो वहाँ से मुझे पैशन हुआ, और वो मेरे जो एक्साइटमेंट थी ना वो ज़्यादा हुई। और ज़ाहिर बात, जिस तरह सबके आइडियल इमरान खान होते हैं, हमारे भी वही आइडियल थे, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना कोई आसान काम नहीं था, स्पेशली जैसे एशियन कंट्री के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो 6-7 वर्ल्ड कप जीत के बैठी हुई है, उनका तो ना वहाँ पे कोई इमरान खान निकला, ना कोई कपिल देव निकला, ना कोई नहीं निकला। तो उनके लिए ये क्रिकेट है। तो वहाँ से मैं समझता हूँ 92 के वर्ल्ड कप से मुझे जो है ना शौक़ पैदा हुआ, और मुझे ट्रेनिंग का इतना शौक़ था, और अल्लाह का शुक्र है 4 साल के अरसे में अगर मैं देखा जाऊँ तो देखता हूँ तो 4 साल के अरसे में एक प्लेयर अंडर 16 अंडर 19 खेलता हुआ सीधा पाकिस्तान की टीम में जंप करना, ये मैं समझता हूँ कि इजी काम नहीं था। अच्छा, 96 में आपका डेब्यू हुआ एंड यू हैव प्लेड विद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम्स। अगर हम बात करें वसीम अकरम साहब की या वकार यूनुस साहब की, तो जब हम इन प्लेयर्स को देखते हैं और जब आप इनके साथ खेल रहे थे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपने एज ए न्यू कमर इनसे अडॉप्ट की या इनको खेलते हुए देखा कि मुझे भी यही, या तो स्टाइल या हाउ दे रिस्पॉन्ड टू फैंस या उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की अगर बात करें जो सीखी हो? देखिए, अगर आप बात करें ना एक आम इंसान की पाकिस्तान में, तो वसीम अकरम जिस गाड़ी से 94-95 से गुजर जाते ना, तो लोग कहते थे ओ वसीम अकरम गुजर गया, और तकरीबन 1 मिनट तक बातें होती थी कि वसीम अकरम यहाँ से गुजरा है। ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल था। प्लेयर्स को इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट मिलता था, उनको सपोर्ट करते थे, उनका पैशन था, मतलब जैसे फ़ैन नहीं होते इस हद तक। तो ये हमने देखा हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उनकी तरह ये सोच थी कि जी वसीम अकरम गुजर गया, वकार यूनुस गुजर गया, तो वही प्लेयर, वही बंदा जब एक पाकिस्तान टीम के कैंप में आता है और आगे वसीम अकरम होता है, वकार यूनुस होता है, इंजमामुल हक देखते हैं, रमीज़ राजा है, सईद अनवर है, मतलब कि कितने कितने नाम हम देखते हैं कि यार मोइन खान है, राशिद लतीफ़, जितने। अब बंदा थोड़ा सा ना बिल्कुल ऐसा सोचता है कि जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आप आ गए हो, क्योंकि वसीम अकरम बात कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ है ना, ये एक पैशन की बात होती है। जो क्रिकेट नहीं खेलते, जो क्रिकेट को नहीं समझते, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, पर हमें पता था कि हमारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इस तरह पाकिस्तान टीम में आना, वसीम अकरम के साथ खेलना, और उन्होंने ही हमें बताया कि आपने हार्ड वर्किंग करनी है और आपने अच्छा प्लेयर बनने के लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। तो हमने वहाँ से वो सीखा, मेंटली वो जितने स्ट्रॉन्ग थे, हमने वो सीखा कि किसी भी सिचुएशन में ये गिव अप नहीं करते, और ये अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल होके आप बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना हमने उनसे गेन किया, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। अच्छा रज़ाक भाई, टेल अस योर एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली। जैसा हमने देखा कि क्रिकेट के अंदर ग्लैमर इंट्रोड्यूस हुआ, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो थे वो टाइम के साथ बढ़ते गए प्लेयर्स के साथ साथ, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से तरक्की मिल रही होती है तो उसके साथ किसी ना किसी तरीके की एक करप्शन या इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ जुड़ रही होती हैं। लेट 90s एंड अर्ली 2000s में आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस पेश आया हो या आपने देखा हो कि इस तरह की चीज़ें आईसीसी ने बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करनी शुरू की हों, जिसमें लोग आइडेंटिफाई हुए हों कि वो इस तरह प्लेयर्स को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या नए प्लेयर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सीधी बात है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा काउंट करता है। और मेरा इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव है कि अगर आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं और आपके पेरेंट्स रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमें इन चीज़ों का पता था, और हम इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग थे कि अगर ऑफ़र जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, बेशक आए या ना आए, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना। ओके। क्योंकि हमारा सिर्फ फोकस क्रिकेट था। और ये जो क्रिकेट होती है ना, ये
नेचुरली आप में पोटेंशियल डाला जाता है, कुदरती तौर पे डलता है जी। और ये आसान चीज़ नहीं होती। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको कह रही है कि रज़ाक ये आपने मैच खेलना है और आपने जीतना है, और मैंने अगर करप्शन की हो तो मैं कहूँ मैंने हारना है, तो इसका मतलब है कि आप जो अल्लाह ताला के साथ नाराज़गी ले ही रहे हैं, उसके साथ आप अपने साथ भी जो आपके अंदर का जो अंदर की चीज़ है उसके साथ भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये आप ना डिस्टर्ब हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ये अल्लाह ताला के कानून है कि आपको एक चीज़ दी है कि आपने ये काम करना है, ये अच्छा काम करना है। अब अच्छा काम करना है, ये बुरा काम करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, रज़ाक भाई, हमने अक्सर देखा है काफ़ी प्लेयर जो हैं वो एक अपनी एज को, और जब वो ये भी मेंशन कर रहे होते हैं कि वो नाइव थे या वो कम अकल थे उस टाइम पे कि उन्होंने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया, आप इस चीज़ को कितना बाय आउट करते हैं कि वाकई में एज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से शायद वो बिल्कुल ही एक तरीके से उनके जहन में नहीं आई ये चीज़ कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, एटमॉस्फेयर आपको देखे, जो गैदरिंग होती है ना, गेट टुगेदर होता है जी। उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अच्छे दोस्त हों और अच्छी गैदरिंग हो तो आप अच्छा कुछ सीख के जाते हैं। तो इंसान गलती होती है और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जब आप करते हैं तो उसके लिए आप तौबा भी करते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगते हैं। तो वो तो एक हमारा एक सेपरेट है ना वो। देखें, ये जो लाइफ है इसमें अगर कोई भी आप काम करते हैं, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझे आपने कहा जी मैंने माफ़ कर दिया, मसला कि ये ज़रूरी नहीं है जी। क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात के उनके हाथ जो कानून है वो उसका भी हमने जवाब देना है। अदालतों में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि लोग ज़्यादती करते हैं, अदालत छोड़ देती है, बाज़िद बरी हो गया। वो बाज़िद बरी नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला की अदालत में उसका सवाल जवाब होना ही होना है लाजमी। तो ये ऐसी चीज़ है, इसमें यह है कि हर बंदे की अपनी सोच होती है। अच्छा रज़ाक भाई, आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का और बाकी सारे दुनिया भर के प्लेयर्स का पोटेंशियल देखा है। इन पर्टिकुलर अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देख के आपको लगता है कि इन्होंने अपने साथ गलत किया, हो सकता है अगर ये थोड़ा और सीरियस लेते क्रिकेट को तो आज इनका नाम जो है वो टॉप 10 या टॉप 20 क्रिकेटर्स जो दुनिया में है उनमें उनका शुमार होता है? देखिए 2007-8 से लेकर, सीधी बात टू द पॉइंट ये है कि 2007-8 से लेकर जितने भी प्लेयर्स आए हैं इन्होंने कोई हार्ड वर्किंग नहीं की। ठीक है, परफॉर्मेंस एक ज़्यादा होती है और हार्ड वर्किंग ये होती है जो वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में आपका नाम आता है। हर प्लेयर का होता है। जैसे मैंने शुरू की तो मुझे था कि मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है और मैंने क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी ये होती है कि मुश्किल वक्त में उसको चीज़ें आसान लगती हैं। तो ये क्वालिटी जो होती है ये ऐसे नहीं आती, ये आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि T20 के आने से जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो फिर हार्ड वर्किंग छोड़ देते हैं। तो 2007-8 के बाद मैं समझता जितने प्लेयर्स आए हैं उन्होंने उस तरह हार्ड वर्किंग नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहिए था उस तरह नहीं लेके जा सकते। और स्पेसिफिक अगर आप 2-3 प्लेयर्स के नाम बताएं कि जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, कि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई थी टीम को भी एंड पाकिस्तानी अवाम को भी कि ये जो है ये बहुत ही फिनोमिनल काम करेंगे, जिन्होंने किया भी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। देखिए ओवरऑल देखा जाए ना, पाकिस्तान ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता और उसमें भी आप देखें मोमेंटम की वजह से पाकिस्तान जीता। फिर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, वो भी अगर फ़खर जमान का वो नो बॉल जब हुआ और वो कैच हुआ, अगर नो बॉल ना आता तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ वो भी ना जीतता। तो पाकिस्तान की क्रिकेट मैं समझता मोमेंटम की वजह से जीत रही है। और ओवरऑल प्लेयरों के नाम लेने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए क्योंकि जिन्होंने भी जितनी भी क्रिकेट खेली है उनको खुद पता है। और हमारे बदकिस्मत कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं कि कैप्टन होने के बावजूद उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी जितनी कि इज़्ज़त मिलनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना हमने देखा हुआ है, वसीम अकरम को देखा हुआ है, मोइन खान को देखा हुआ है, राशिद लतीफ़ को, इंज़ामुल हक को देखा हुआ है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। कैप्टन का मतलब होता है कि आपने टीम को बनाना, प्लेयर को पॉलिश करना, एक टीम बना के जाना कि यार कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे बाद ये जो टीम पाकिस्तान की स्टैंड करेगी। तो यहाँ पे सेटबैक हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट का। तो यहाँ पे वो प्लेयर्स आते गए। अब 2007 से लेकर 2024 तक प्लेयरों का आप स्टैट्स उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कितने वनडे खेले हैं, कितने टेस्ट मैच खेले हैं। तो मैंने 99 से 2007 तक जितने खेले 265 वनडे खेले हैं मैंने, 46 टेस्ट मैच खेले हैं। तो हम उस प्लेटफार्म थे पर आगे वो प्रोलॉन्ग नहीं हो सका हमारा कैरियर, यानी वो तो बात की बात है। पर ये कि हमें करना चाहिए था, पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहिए था पर ऊपर नहीं गई।
अच्छा, परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो एक ऐसी परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा रिवाइंड लेके जाऊंगा एंड आप हैं स्ट्राइकर एंड पे एंड शोएब अख्तर हैं नॉन स्ट्राइकर एंड में, और मैच ऑलमोस्ट पाकिस्तान हार चुका था एंड यू मेड ऑलमोस्ट 100+ रन्स। थोड़ा सा स्पेसिफिकली उस मैच के बारे में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो हमारे दो दोस्तों ने बोला कि यार इन पर्टिकुलर प्लेयर के माइंड में उस वक्त क्या होता है, क्योंकि टोटली सिचुएशन चेंज होने वाली है और टोटली सिचुएशन चेंज हो भी गई। प्लेयर कैसा फील कर रहा था उस टाइम पे? जैसे मैंने भी आपको मेंशन किया कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है ना, वो प्रेशर के वक्त उसको अच्छा लगता है। तो हमने सीखा, हमने हार्ड वर्किंग की, हमारे में पोटेंशियल ऐसा था, मुझे सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके जिस तरह का पोटेंशियल मेरे में था, क्योंकि आए दिन कैप्टन चेंज हो जाता था, आए दिन पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता था, कुछ चेंज हो जाता था। तो उस वक्त तो देखे सिचुएशन ऐसी थी कि आपके सामने 160 के रन चाहिए थे, पाकिस्तान के पास ओनली 4 या 5 विकेटें थी, जैसे शाहिद अफरीदी आउट हुए तो बैटिंग करने गए। तो उस वक्त सिचुएशन मुझे बड़ी आसान लग रही थी। मैं जब खेलने गया तो मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ, तो मुझे ये भी नहीं था कि ये कितनी विकेटें रह गई हैं। मैंने कहा जो मेरिट पे बॉल आएगा वैसे मैंने खेलना है, और मोमेंटम हमारा ऐसा बना कि वो मोमेंटम अगर देखा जाए आपको, तो अगर विकेट गिरी है तो उसके बाद फिर मोमेंटम पाकिस्तानी टीम की फेवर में ही आ गया। कहीं भी ये नहीं हुआ कि प्रेशर ऑन हुआ है हमारे पे, क्योंकि ये क्रिकेट में दो चीज़ें चल रही होती हैं, या तो मोमेंटम आपको मिल रहा होता है या दूसरी टीम को मिल रहा होता है। तो प्रेशर नहीं पड़ा, विकेटें गिरती रही हैं, इवन के लास्ट विकेट पे भी रन्स हुए हैं काफ़ी। और जो बुक कहती है कि अगर 10 स्कोर है, लास्ट विकेट है, तो बॉलिंग जीतेगी, क्योंकि किसी वक्त भी विकेट गिर सकती है। तो उस वक्त ये मैं समझता हूँ मोमेंटम हमारी फेवर में आया और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, और जब हवा लगती थी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था, और मेरा फिटनेस जो एनर्जी लेवल है वो 1% भी डाउन नहीं हुआ। कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं छक्का मारूंगा तो मैं एनर्जी लेवल मेरा डाउन हो जाएगा। इवन जो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, अगर आपने 4 या 5 छक्के मारे हो तो आपका बॉडी थोड़ी सी डाउन जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी वैसे भी एनर्जी भी। तो 10 छक्के मारने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा था अगर वो मैच के बाद भी मुझे कहते खेलते जो, तो मैं उससे ज़्यादा खेलता जाता, पता नहीं कितना स्कोर कर जाता। एब्सोल्युटली, ये वाली चीज़ आपने सही मेंशन की, मोमेंटम इज़ वेरी नेसेसरी। फिटनेस की जहाँ तक आपने बात की, रज़ाक भाई अभी की जो करंट टीम है, आपको लगता है कि फ़िटनेस जो है एक प्रायोरिटी है करंट टीम के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ प्लेयर्स के ऊपर ही है, अगर वो फिट रहना चाहें तो ठीक है, नहीं भी रहना चाहें तो देयर इज़ नो चेक इन बैलेंस राइट नाउ? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, T20 ने काफ़ी प्लेयर स्पॉयल भी किए हैं, और एकदम से पता नहीं पाकिस्तान टीम को हुआ क्या है कि T20 में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। नहीं बन के पाकिस्तान की बेस्ट टीम है T20 की, मैं समझता हूँ। तो इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी लीग खेलने के बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो फिर आपका टाइम आता है। हमने तो ये सीखा है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो जो कुछ भी आपको लर्न करते हैं प्रैक्टिस में, तो वो टाइम होता है कि फिर मैच में जाकर डिलीवर करना। तो अगर ये भी इतनी लीगें खेल रहे हैं तो इन पे मैं समझता हूँ इनको 110% पाकिस्तान टीम में जाके परफॉर्म करना चाहिए। वर्ल्ड कप अभी हुआ है तो उसमें भी पाकिस्तान टीम में किसी प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया जी। तो ना कोई प्रेशर था, ना कोई फाइनेंशियली कोई इनको कोई मैटर थे, और सिर्फ ये क्रिकेट अपनी यूनिटी इनमें नहीं थी, और हर प्लेयर अपनी तरफ से सोच रहा था, डायरेक्शन एक तरफ नहीं थी। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ ये इनको ये सारा कुछ देखना पड़ा। अच्छा रज़ाक भी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, हमने देखा है कि डिफरेंट प्लेयर जो हैं वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स की तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। मॉनेटरी तौर पे तो इट्स वेरी गुड, एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फेमस उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने में। बट आपको लगता है कि इन ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी जो अटेंशन है वो मज़ीद फोकस्ड हो जाती है कि हमें और अच्छा परफॉर्म करना है ताकि हमें और ब्रांड एंडोर्समेंट मिले, या वो डिटोरिएट कर जाती है कि अगर हम ज़्यादा परफॉर्म करें तो वो मैच के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है आप पर, और हमें भी काफ़ी एड्स मिले जब हम खेलते थे जी। तो हमें तो खुशी होती थी, हमें वो हेल्प करती थी अपनी परफॉर्मेंस में। हमारा दिल करता था कि और हार्ड वर्किंग करने में। जैसे मैंने कहा कि आप पे ये प्लेयर पे होता है कि प्लेयर वो किस तरह अपने आप को डेवलप करना चाहता है। एक प्लेयर चाहता है कि वो फाइनेंशियली तौर पे चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, या फिर मैं एक बड़ा नाम कमा लूँ, और बड़ा नाम कमाने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना पड़ता है। जी। तो ये जो है ना, ये इन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि हमने वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में भी जाना है। अब मुझे लीग तो फॉलो करेंगी। हाँ, वो देखें, फाइनेंशियली आपको जब हेल्प मिलती है तो आप रिलैक्स होते हैं। जी।
अब फाइनेंशियली अगर आपको हेल्प नहीं मिलती, जैसे हमारे दौर में हमें ये था कि यार हमने क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वनडे खेलनी है, तो फिर जाके हमें जो भी मैच फीस मिलती है हमें मिलेगी। तो हमें एक तो ये भी था, पर उसके बाद जब हमें फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प मिलनी शुरू हो गई, फिर भी हमारा ये था कि यार कि हमारे हार्ड वर्किंग नहीं हमने छोड़नी, क्योंकि ये ऐसा एक सिस्टम है, ये एक लॉ है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, हर एक के साथ है। अगर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ, तो मुसलमानों के साथ नहीं है, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं प्लेयर, तो वही बड़े बड़े नाम, ब्रायन लारा को देख लें, सचिन तेंदुलकर को देख लें, मैगरा को देख लें, शेन को देख लें, मुरलीधरन को देख लें, बड़े बड़े नाम हुए हैं। तो क्या वजह थी? तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से जीती है, काफ़ी दफ़ा भी जीती है, तो ये तो नहीं है कि मुसलमान की टीम है तो वो जीती रहेगी सारी जगह पे, तो ऐसा तो नहीं है। पर उसके लिए हार्ड वर्किंग और एक यूनिटी और एक सोच, जब ये लेके टीम उतरती है और फिटनेस लेवल सबका एक जैसा होता है, तो मैं समझता हूँ फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे में प्रॉब्लम यही आती है कि हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे के हम समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, और उसके बाद 2009 के बाद तो जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हुए तो उसमें हमने काफ़ी, जैसे वर्ल्ड कप हो गए, उनमें काफ़ी स्ट्रगल की है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आपके ऐसे कौन से प्लान्स हैं जो आप टीम को रिकमेंड करेंगे कि इस प्लान के मुताबिक आपको चलना है, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में एक अच्छी पोजीशन पे एटलीस्ट पाकिस्तान एंड करे? देखिए बात यह है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और यूनिटी से खेलेंगे, और चेंजेस कंसिस्टेंसी रहे, ये जो बोर्ड चेंजेस और हम अक्सर देख रहे होते ये हैं। देखिए अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है जी। अब ये है कि आप कोई भी आए, आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20-25 प्लेयरों पे आपने काम करना है। आपने पूरे सिस्टम को तो नहीं चेंज करना ना। प्लेयरों को एक कंफर्ट लेवल चाहिए, उनको जो हार्ड वर्किंग करानी है, जो उनको फोकस करवाना है, अब वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट चेंज होती है जी। अब मैनेजमेंट चेंज होती है, उसके बाद कैप्टन की रेस लग जाती है कि जी मुझे कैप्टन बना दे, मुझे कैप्टन बना दे। भाई एक वक्त था कि आप कहते थे कि किसी तरह मैं पाकिस्तान टीम के कैंप में आ जाऊं, फिर ताकि मुझे पाकिस्तान टीम में खेलना है, एक मैच मिल जाए मुझे, मैंने खेलना है। जब आपको अल्लाह ताला मौका दे देता है तो फिर आपकी सोच जो है ना, हार्ड वर्किंग या वर्ल्ड क्लास बनाने की वजह आपका कैप्टन की तरफ सोच पड़ जाती है, ग्रीडी हो जाते हैं आप। क्योंकि हर बंदे को इमरान खान बनने का शौक है, जी मैं कैप्टन हूँ और मैं वर्ल्ड कप उठाया हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना बदलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और आपको मुल्क के लिए करना पड़ता है। अगर ये सोच रखेंगे कि जी मैं कैप्टन बनूँगा, वर्ल्ड कप मैच उठाऊँगा, तो कभी भी नहीं होगा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें ये भी सुनने को मिला कि आपको अब जो है टीम से भी काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, सजेशंस के लिए भी कॉल्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ऑफिशियली इंडक्ट किया जाए वापस सिलेक्शन कमेटी में या टीम का हेड बनने के लिए इस टाइम पे, आपका भी क्या रिएक्शन होगा उस पर? देखिए इजी है, और यहाँ पे काम ये है कि आपने अब जो हमारा माइंड कहता है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, इस पे हम बात करेंगे। और ये है कि अब डिसीजन लेंगे हम, और जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और जो क्रिकेटर्स के लिए जो अच्छा डिसीजन होगा वो हम करेंगे, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और प्लेयर प्रोड्यूस हो, प्लेयर पॉलिश भी हो, प्लेयर स्पॉइल नहीं हो, और जो परफॉर्मेंस दे और जो हार्ड वर्किंग करे और जो टीम के लिए यूज़फुल प्लेयर हो, वो अब रखने की ज़रूरत है। तो ये टाइम आ गया है, अब पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा। रज़ाक भाई, सेल्फ एवेल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां हमारे अंदर भी हैं। जब आप लास्ट टाइम सेलेक्टर थे, कौन सी ऐसी गलती आपने अपने अंदर आइडेंटिफाई की जिस पे आपने ये सोचा कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा दोबारा मौका मिला तो शायद मैं ये चीज़ रिपीट ना करूं? देखिए उसमें तो काफ़ी चीज़ें थी, हम कोई 8-9 सेलेक्टर थे। ओके। तो उसमें डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमने जितने भी प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उनका स्टैट्स आके देख लें तो वही हैं। और सेंटर कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हमने उठाए हैं, उनकी PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। कोई भी ऐसा प्लेयर आप नहीं कहेंगे यार कि ये प्लेयर नहीं होना चाहिए था, सारे वो प्लेयर थे जिनका टाइम था डिलीवर करने का। अब उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, कप्तानी की रेस की वजह से आप टीम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये टाइम है, जो भी अगर ऐसी सोच रखता है तो उसको बिल्कुल साइड डाउन करना चाहिए और फ्रेश माइंड के लोग लेके आना चाहिए, जिससे दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट ऊपर आए। Okay. With that, this is me, Uzair Hassan, signing off with this episode of Sapiens Experience. Till then, take care.